अस्सलाम वालेकुम सीरिया 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। हम हमेशा चाहते हैं कि दुनिया को तो बदल दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपने आप से शुरुआत करें, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको लगता है कि आप गलत करते हैं, आपके बिहेवियर में जो चेंजेस आने चाहिए उनको चेंज करने की कोशिश करें। हमेशा दूसरों के साथ वैसे एक्ट करें जैसे आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ बिहेव करें। कितनी छोटी और सिंपल सी बात है, बट हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ तो अच्छा बिहेव करें, बट हमें किसी के साथ अच्छा नहीं करने पड़े। तो जब भी आप किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और अगर आपको उसका कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं भी मिलता है, फिर भी उसको करते रहें, कंटिन्यू रखें और पॉजिटिवली अपनी सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्पैक्ट करते रहें। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रही है कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से बात करें। अगर हम फैसलाबाद शहर की बात करते हैं तो फैसलाबाद शहर में लोन बहुत सारे स्कूल्स मौजूद हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी ऑफ कोर्स एजुकेशन इस वक्त हमेशा एक ऐसी इंडस्ट्री रही है जो कि इम्प्रूव करती रहती है, ग्रो करती रहती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमली इस वक्त टेंस सिचुएशन आपको नज़र आती है, ना सिर्फ फंडिंग के सूरत हाल के हवाले से, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि टीचर्स को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, टीचर्स को किस तरह से पे किया जाता है, उनका पे स्केल क्या है। और इनफैक्ट अगर हम इंटरनल इश्यूज़ की बात करते हैं, जहाँ पे प्रमोशंस का अगर हम कहें या फिर इवन हायरिंग के प्रोसेस को अगर हम कहें, तो ना सिर्फ ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जिसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड इंडिविजुअल्स जो कि इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं या फिर टीचिंग की तरफ आ सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो आना ही नहीं चाहते हैं। उनके लिए ईजियर ऑप्शन प्राइवेट सेक्टर रहता है। इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बेहतर होनी चाहिए हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम में। एट द एंड ऑफ द डे हमारी मेजर परसेंटेज पॉपुलेशन की इन्हीं स्कूल्स में जाती है, इन्हीं स्कूल से पढ़ती है और आगे जाके इनफैक्ट अगर हम आज बात करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज, बड़े नेम्स के साथ आज वो काम भी कर रहे हैं। लेकिन सोचें अगर यही प्लेटफॉर्म, यही आसानियाँ हम पैदा कर सकते हैं उन सब बच्चों के लिए और उन सब बच्चों को जो कि इस वक्त स्कूल्स में हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि वो आगे जाके जो भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे हम हमेशा कहते हैं जो बच्चे पे सारा प्रेशर डाल दिया जाए, बच्चे ने पिक करना है, बच्चे ने सारा कुछ करना है। बट अगर आप उनको अच्छे टीचर्स देंगे, अच्छा स्टाफ देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, तो किसी भी बच्चे के लिए, एक एवरेज बच्चे के लिए भी प्रॉब्ली आसान होगा उन्हीं स्किल्स को पिक करना, उसी तरह से आगे जाके दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करना। आज हमारी कोशिश होगी डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। हमारे साथ जहांगीर मौजूद हैं जो कि ऑफ कोर्स हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। हम हमेशा कहते हैं जहांगीर कि हम बच्चों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, बट हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चों को क्या चीज़ चाहिए, बच्चों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, किस तरह की उनको टीचिंग स्टाफ किस तरह का मिलना चाहिए। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हायरिंग प्रोसेस मौजूद है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। आप जानते हैं कि पहले तो शराइत ही बहुत सारी होती हैं, कंडीशंस ही बहुत सारी होती हैं जो कि आप मीट करें एट सम पॉइंट पे जाके। उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ फीस भी आपको एक्चुअली में पे करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आप कहीं पर हायर होते हैं। इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है और क्या मोस्ट टीचर्स जो कि टैलेंटेड इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाएंगे या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगे एजुकेशन में? फातिमा, गवर्नमेंट जॉब तो एक बड़ा चार्म होता है और हर बंदे की विश होती है कि गवर्नमेंट जॉब कहीं उसको मिल जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक तो ये है कि जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। और एजुकेशन में बात करें तो पिछले 4 साल से एक भी टीचर जो है उसको नया अपॉइंट नहीं किया गया। और जो स्टूडेंट जो इस इंतज़ार में थे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ टीचर वो अपनी खिदमात दें, वो 4 साल इंतज़ार में गुजार दिए उन्होंने। और अक्सर उनमें से ओवर एज भी हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक किया जाता है कि 28 साल के बाद या 30 साल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते। तो 4 साल अगर किसी की जॉब नहीं हुई तो उनमें से अक्सर वो हैं जो ओवर एज हो गए। अब दूसरा ये है कि 4 साल जॉब ही नहीं आई और मुतबादल अगर देखें हमारे स्कूल्स में हर साल 400-500 टीचर जो है वो रिटायर हो जाता है एवरेज के तौर पर। और इन 4 सालों में 2000 से ज़्यादा टीचर जो हैं वो रिटायर हो गए, लेकिन उनके मुतबादल एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ। इस वक्त शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है कि इनको फिल फॉर मैक्सिमम टीचर जो है उनको हायर करना चाहिए। रिसेंटली अनाउंसमेंट भी हुई है वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से कि हम पंजाब भर में 16,000 टीचर हायर करने जा रहे हैं। लेकिन वो अभी तक अनाउंसमेंट ही है, क्योंकि इनको अब दोबारा एक चांस मिला है गवर्नमेंट, क्योंकि पहले चेंज हुई, PMLN की आई गवर्नमेंट, दोबारा से कुछ सिनेरियो चेंज हुआ, दोबारा से PTI और काफली के पास गवर्नमेंट आ गई, तो अब दोबारा इन्होंने एक चांस दिया है पब्लिक को कि हम दोबारा से भर्तियाँ करने जा रहे हैं। लेकिन ये एक हैरानकुन बात है कि 4 साल आपकी गवर्नमेंट जब रही है तब आपने वो नौकरियां क्यों नहीं दी। अब अचानक से आपको याद आ गया कि देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर
स्टूडेंट्स कि वी अनाउंसिंग 16,000 जॉब्स। तो ये 16,000 कब आएंगी, कब अनाउंस होंगी, इन प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब को 6-6 माह कम से कम लग जाते हैं पहले। अब तो ऐलान हुआ है ना, अब इसके बाद बाकायदा शुरुआत आगाज़ तब होगा जब इसका इश्तिहार आएगा। इश्तिहार जब आ जाता है ना, तब चीज़ें कंफर्मेशन की तरफ जाती हैं। जब तक इश्तिहार नहीं आएगा किसी अखबार में किसी जगह पर, इसका मतलब अब तक सिर्फ ऐलानात हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट। क्योंकि जब उसकी डेडलाइन, उसकी टाइमलाइन तब स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट की, जब उसका इश्तिहार आता है। इश्तिहार के बाद लोगों ने अप्लाई करना है, फिर एंट्री टेस्ट देना है, और वही बात फीस भरनी है सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको, या किसी भी जॉब के लिए। इवन प्राइवेट में हालांकि ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आप पहले फीस देंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पीपीएससी की, एनटीएस की फीस भरेंगे। और ये जो फीस वाला मामला है, डू थिंक स्पेशली जब आप नौकरी के लिए देख रहे होते हैं, आप इतनी जगहों पे अप्लाई कर रहे होते हैं, तो फीस पे करना ये क्यों गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा लाजिम किया गया है? अच्छा, हमारी गवर्नमेंट जो है ना, ये डेटाबेस बनाने में बहुत ही पुअर है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब देखें, सेंसस भी जो होता है हमारा, कई साल गुजर जाते हैं, दहाइयाँ गुजर जाती हैं, सेंसस मरदमशुमारी नहीं हो पाती, और रिकॉर्ड हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं वो इतना ज़्यादा डाटा होता नहीं है। हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो, उसका काम शायद तनख्वाहें वसूल करना है, कोई हमें सिर्फ मरदमशुमारी उनका एक वाहद काम नज़र आता है जो हमारा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसके अलावा जो डाटा के साथ चीज़ों को देखना, वो हमारे यहाँ रुझान इतना नहीं है। अब देखें, जब तक आपके पास डाटा नहीं मुयसर होगा, आपके पास ऐसा डाटाबेस हो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले ग्रेजुएट ऑटोमेटिकली आपकी एक कोई आपने डाटाबेस बनाया हो उसमें आ जाएं, जब आपको चाहिए उन तमाम को कॉल कर दें कि आपका टेस्ट है, इंटरव्यू है, किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, अगर मैंने कोई ग्रेजुएशन मास्टर किसी सब्जेक्ट में की है, अगर मेरा ऑनलाइन किसी सिस्टम में डाटा मौजूद होगा, तो मुझे जिस फील्ड के बंदे चाहिए मैं वहाँ से पिक करूँगा, उनको एक ईमेल, एक मैसेज फौरी करूंगा, और सबको कॉल लेटर चला जाएगा कि आप फलां जगह आके टेस्ट दें और अपने आप को साबित करें। अच्छा जहांगीर, हम बार बार देखते हैं कि आईटी का सही इस्तेमाल अभी भी पाकिस्तान में, इवन तो पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो फ्रीलांसर्स के तौर पे आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप कंट्रीज एट दिस मोमेंट जो कि आईटी में परफॉर्म कर रहे हैं और काम करें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर क्यों आईटी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रोसेसेस को आसान नहीं किया जा रहा? अच्छा फातिमा, एक यहाँ पे टेवटा एक ऐसा इदारा है, वाहिद इदारा, जिसने अपने तमाम बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन रखा है। जो भी बच्चा टेवटा से कोई सर्टिफिकेशन, कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री लेता है, उसका रिकॉर्ड उनके डेटाबेस पे आ जाता है। किसी भी इंडस्ट्री को टेक्निकल बंदा कोई चाहिए तो वो टेवटा से रजू करके उनकी वेबसाइट से उन बच्चों को कॉल कर सकते हैं। लेकिन अलमिया यह है कि किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज, किसी भी गवर्नमेंट का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है, उनके पास ये डाटा मौजूद नहीं है कि किसी भी फील्ड को स्पेसिफिक किसी डिग्री के बंदे चाहिए तो वो उनको वहाँ से पिक एंड चूज़ कर लें, या एटलीस्ट उनको कॉल लेटर जारी कर दें, इंटरव्यू टेस्ट आप ले लें। टेस्ट से कोई नहीं इनकारी, लेकिन टेस्ट का प्रोसीजर ऐसा है कि अब जिसको उस अनाउंसमेंट का पता नहीं चला, जो अप्लाई नहीं कर सका, जिसके पास फीस नहीं थी, जो लास्ट डेट में फीस अपनी नहीं सबमिट कर सका, और हमारे यहाँ ऐसा होता है कि आखिरी दिनों में अक्सर वो वेबसाइट जिस पर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, वो इतनी ज़्यादा वो स्टक हुई होती है कि उस पर बोझ इतना ज़्यादा होता है कि सब लोग अप्लाई नहीं कर पाते। पीपीएससी में ये शिकायत आती है कि आखिरी दिनों में जब लोग फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उनकी वेबसाइट जो है स्टक हो जाती है, क्योंकि हमारी एक तो सिस्टम इतने ज़्यादा हैवी नहीं है ना कि वो सारा लोड बर्दाश्त कर सकें। जैसे हमारे यहाँ इवन किसी बोर्ड का रिजल्ट आता है ना, तो फौरी आप वेबसाइट चेक करें तो वो ओपन ही नहीं होती, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम इस काबिल नहीं बनाए गए कि अगर उसमें 10, 15, 20 हज़ार लोग इकट्ठे उसको इन टच करना चाहें, उसमें डाटा फिल करना चाहें, तो वो सारा सिस्टम जो है वो बैठ जाता है। तो हमारे यहाँ इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मैं समझता हूँ कि रूटीन में अगर इन मामलात को चलाया जाए कि किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले तमाम तलबा का डाटा ऑटोमेटिकली उसमें अगर आपके पास आ जाए, तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी है? कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। किसी एक डिपार्टमेंट में 50 से ज़्यादा क्लास में तो बच्चे नहीं अपीयर होते। हर डिपार्टमेंट अपने अपने 50 बच्चों को फाइनल डिग्री देने के बाद कंट्रोलर एग्जामिनेशन के साथ इस सिस्टम को अटैच किया जाए, वो सारी डिग्रियां जो आप जारी करते हैं उनको डाटाबेस पे अपलोड करें। तो जिसको अकाउंट के बंदे चाहिए वहाँ से अकाउंट के बंदों को कॉल जारी करें, जिसने आना हो टेस्ट देने आ जाए, जिसने नहीं आना ना आए। द वे इट लुक्स इज कि ये अपडेटेड नहीं है सिस्टम। आई थिंक इट्स नॉट जहाँ पर अप टू स्पीड। अगर हम आज के वक्त की बात करते हैं, अगर आपके पास एक पोजीशन है तो उसके लिए यूजुअली थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आपके पास आ रही होती हैं,
और इतना मुश्किल प्रोसेस है कि बहुत ही मुश्किल से कहीं पर आपको जाके आपका सिलेक्शन होता है अनटिल अनलेस आपके पास रेफरल मौजूद हो, और ज़्यादातर रेफरल पे ही काम होता है। क्या ये बात सच है? अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि अप्लाई करने की हद तक ही रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता चलेगा तो आप अप्लाई करेंगे ना। अब हर बंदे के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती उस तरह से ना, अगर किसी और बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना इन्फॉर्मेशन। बात है कि अब देखिए किसी हर अखबारात में रोज़ाना सैकड़ों इश्तिहारात आते हैं, हो सकता है कि आपकी नज़र से वो गुजरे ही ना, लेकिन आपका अगर कोई रेफरल उस डिपार्टमेंट में बैठा है तो आपको फौरी उसका पता चल जाएगा कि फलां लास्ट डेट है। यही वजह होती है कि हमारे यहाँ अक्सर लोग अप्लाई करने की तारीखों के बाद उनको पता चलता है कि वहाँ जॉब अनाउंस हुई थी। अच्छा, जब हुई थी इसका मतलब वो अप्लाई नहीं कर सका तो वो वैसे ही दौड़ से बाहर निकल गया। तो अगर यही डेटाबेस गवर्नमेंट के पास हो कि फलां डिग्री के किन बच्चों के पास है, उनको एक मैसेज चला जाए कि फलां डेट को टेस्ट है, इंटरव्यू है, जो आना चाहे आ जाए। देखिए एटलीस्ट मैसेज डायरेक्ट आपके क्लाइंट तक पहुंच सकता है, डायरेक्ट टारगेट तक पहुंच सकता है। हम जो है टारगेट तक अपना मैसेज ही कन्वे नहीं कर पाते, तो उसमें फिर हमारे पास जो मटेरियल आता है वो सारा रेफरल बेस पे आता है मोस्टली। किसी ना किसी रेफरेंस से उसको पता चलता है कि जनाब फलां जगह जॉब है, CV ड्रॉप करें, वहाँ पे अप्लाई करें या वहाँ पे करें। लेकिन उसके बाद वाला प्रोसीजर तो जिस बंदे ने अप्लाई कर दिया ना वो सबके लिए मोस्टली सेम हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अब ट्रांसपेरेंसी जो है पहले से बेहतर हो रही है। उसको मज़ीद होना चाहिए, लेकिन पहले की निस्बत, माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, क्योंकि अब कंप्यूटराइज डाटा जनरेट होता है, उसमें सारा सामने आ जाता है। अब वो मैनुअल में हेरा फेरी ज़्यादा हो सकती है, उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली लास्ट गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और इस तरह की जो भी चीज़ें थी आप फॉरवर्ड कर सकते थे। क्या वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है इस गवर्नमेंट के अंदर? नहीं, वो कंटिन्यू है अभी भी, और टीचिंग में तमाम जो ट्रांसफ़र्स हैं वो सारे ऑनलाइन हैं। ऑनलाइन के बगैर एक ही हल है कि आप सीधा अप्रोच करें वज़ीर आला हाउस, सेक्रेटरी एजुकेशन या मिनिस्टर एजुकेशन। देखिए वो रास्ते मौजूद हैं। अप्रोच जिन्होंने पॉलिटिकल बेस पे अपने ट्रांसफ़र करवाने होते हैं वो अब भी मौजूद है। चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया है, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी फेवरेटिज़म कह लें इसको, जो भी कह लें, तो जब आप सिफारिश करवा कर लाहौर से डायरेक्ट अपना ट्रांसफ़र ऑर्डर ले आते हैं ना, CO उसको इनकार ही नहीं कर सकता। और ये चीज़ें मौजूद हैं, उसको हार्डशिप कह देते हैं, एक्सट्रीम हार्डशिप कह देते हैं, और डिफरेंट नाम रखे हुए हैं उसके, ठीक है। उसको CM डायरेक्टिव का नाम भी दिया जाता है कि CM डायरेक्टिव है जी, इस पर करें, इस बंदे को फलां जगह से फलां ट्रांसफ़र करें, उसको इनकार कोई कर नहीं सकता। अब देखिए ना, अथॉरिटीज़ उनके पास मौजूद हैं। सेक्रेटरी जो है वो किसी का ट्रांसफ़र कर सकता है, मिनिस्टर कर सकता है, CM डायरेक्टिव दे सकता है, लेकिन CO एजुकेशन नहीं दे सकता, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीज़ें ख़त्म कर दी गई ट्रांसफ़र के हवाले से कि आपने अगर अप्रोच करना है तो डायरेक्ट हायर अथॉरिटीज़ को पंजाब लेवल पे करें। CO एजुकेशन जो है वो पाबंद है कि ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र जो है उसकी एप्लीकेशंस को इंटरटेन कर सकता है। उसके अलावा वो डायरेक्टली सिंपैथी हो, हार्डशिप हो, एक्सट्रीम हार्डशिप हो, कोई भी और उसको वे आउट उसके पास नहीं है। उसका वाहद हल है, लोग पंजाब लेवल पे जाते हैं, वहाँ से सिफारिश करवाते हैं और हार्डशिप की बुनियाद पे वहाँ से ट्रांसफ़र ले आते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं और ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर हम रिसोर्सेज और फंडिंग की बात करते हैं, हमारा एजुकेशन सेक्टर एक्सट्रीमली अंडर फंडेड है और उसमें ज़्यादातर आपको स्पेशली फैसिलिटीज़ के लिहाज से, इवन अपडेशन के हवाले से, आई थिंक जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, इनफैक्ट कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक में पढ़ रही थी कि अभी तक उसके अंदर आपको वर्ड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आपको सिखाया जाता है। तो जंगी बड़ी आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है अगर हम देखते हैं। अगर आज एंड इनफैक्ट डिस्पाइट दैट, एंड आई थिंक यही पाकिस्तानी जो टैलेंट है उसकी आपको उसकी एक्सटेंट नज़र आती है यहाँ पर, कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ाई जा रही है जिसके अंदर आपको कंप्यूटर किस तरह स्टार्ट करते हैं वो सिखाया जा रहा है, क्योंकि आज का हर बच्चा तो ये भी जानता है कि उसे मोबाइल पे यूट्यूब किस तरह से चलाना है या डिफरेंट एप्लीकेशंस उसने किस तरह से डाउनलोड करनी है, किस तरह से इस्तेमाल करनी है। ये बुक्स तब की आई थिंक अपडेट हुई है जब आज से 15 साल पहले अगर आप चले जाते हैं। फिर भी हमारे इतने टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं कि
उस पढ़ाई से गुजर के, उस सिस्टम से गुजर के वो आज नाम बना रहे हैं। आज अगर आप फ्रीलांस वेबसाइट्स को देख लें, आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें जिसमें आईटी के डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें आप लीडिंग देखेंगे कि पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। एंड दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग और ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन डेफिनेटली इसमें ये सवाल उठता है कि उन बच्चों को क्या जो कि खुद से नहीं पिक कर पाते चीज़ों को, जिनको चीज़ें सीखनी पड़ती हैं या वो स्किल सेट अब्जॉर्ब करने के लिए जिनको वक्त लगता है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं, कहीं ना जाएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज बात कर रहे हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर के हवाले से कंप्यूटर की बुक्स, जो कि आपको अभी भी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाके देखते हैं तो 5-6 क्लास की बुक्स में आपको मिलेगा कि किस तरह से कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है या वर्ड को किस तरह से लोड करते हैं। आई थिंक आजकल का हर बच्चा मेरे से भी ज़्यादा प्रॉबेबली बेहतर तरीके से जानता है कि मोबाइल को किस तरह से इस्तेमाल करना है या डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस तरह से इस्तेमाल करना है या लैपटॉप किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आई थिंक डेफिनेटली हमें उस साइड पे भी एक्सेल करने की ज़रूरत है। और स्किल सेट बेस्ड पढ़ाई जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि वो एजुकेशन जो कि आज अपडेटेड है, अप टू स्पीड है आज के वक्त, आज की टेक्नोलॉजी के साथ, उसको ऐड किया जाए हमारे करिकुलम के अंदर। ये यकीन तौर पर हमेशा से ये डिमांड रही है कि आप बच्चों को वो पढ़ाएं जो दुनिया में लेटेस्ट चल रहा है। अब देखिए, ये कहा जाता है कि जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी वो पिट जाती है तब पाकिस्तान में आती है। तो हमारे बच्चों को भी वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो पिट चुका हो पूरी दुनिया में और दुनिया उससे बहुत आगे जा चुकी हो, हम वो पढ़ा रहे हैं। हमारा चाहे वो बच्चा प्राइमरी क्लासेस का हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, हमारे यहाँ ये हमेशा से उसमें डेफिशिएंसी रही है सिलेबस के हवाले से कि बच्चों को बहुत ज़्यादा। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट में अगर बात कर लें तो हमारी रिसर्च के आप आर्टिकल्स, रिसर्च की चीज़ें उठा के देख लें तो वो ज़्यादा आपको फ़ौरन मिलेंगी। किसी दूसरी कंट्री की रिसर्च आपकी किताबों में पढ़ाई जा रही है, क्योंकि शायद हमारे यहाँ वो समझा जाता है कि उतनी रिसर्च हुई नहीं है और या उस लेवल पे नहीं हुई। और एक अलमिया ये भी है कि हमारे यहाँ रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्टिंग पे है कि हमने थीसिस अलमारियाँ भर दी हैं थीसिस कर करके, लेकिन उसका आउटपुट कहीं नज़र नहीं आता। थीसिस का मतलब होना चाहिए कि उसकी आपने एक रिसर्च ऐसी दी है जो किसी एक एटलीस्ट सोसाइटी के किसी एक मसले का कोई सोल्यूशन दे रही है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में होने के बावजूद वो इस काबिल नहीं हो पाती कि उसको अगले आने वालों के लिए सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए। तो हम मजबूरन फ़ौरन जितनी भी रिसर्च है उसको अपने सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं और उसको हम मेयार समझ लेते हैं, और वो रिसर्च चाहे 10 साल पहले की हुई हो, हम उसको आज के तनाजुर में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जहांगीर, अगर हम देखते हैं तो आरफा करीम जिस तरह से, आई थिंक एन अमेजिंग ब्राइट पाकिस्तानी टैलेंट, और आई डू थिंक शी लेफ्ट अस टू सून बिकॉज इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें प्रॉबेबली उसके थ्रू पाकिस्तान में हो सकती थी एंड शी कुड हैव डन सो मच फॉर इवन हर ओन सेल्फ। तो डेफिनेटली अल्लाह ताला जन्नत में बहुत बुलंद दर्जात आरफा को दें। एंड इस तरह का टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है, लेकिन उसे डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता। जिस तरह आपने रिसर्च की बात की, आई डू थिंक पाकिस्तान में काम किया जा रहा है। आई डू थिंक यहाँ पर बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव्स, अगर आप आज के ग्रेजुएट से बात करें तो इस तरह के आइडियाज़ आपके पास लेके आएंगे कि इतने इनोवेटिव थॉट प्रोसेसेस होंगे उनके, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, उनको प्रमोट नहीं किया जाता। अगर हम देखते हैं अच्छा यूएस के अंदर ये इनोवेशन हुई है या कोई इन्वेंट किया गया किसी चीज़ को, तो डेफिनेटली उसको प्रमोट किया जाता है, जी क्या बात है। लेकिन अपने टैलेंट को, लोकल टैलेंट को, लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को हम क्यों अभी तक इनकरेज नहीं करते, क्यों उसको हाईलाइट नहीं करते जिस तरह से होना चाहिए? अच्छा, इसमें जी यकीनी तौर पर यही बात है कि हम जो सोसाइटी है ना उसको हमेशा से हम प्रमोट करने के बजाय ना रुकावटें खड़ी करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि मतलब एक यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने मुझे एक दफ़ा कहा कि जनाब मेरा फलां कंट्री में मेरा बन रहा था लेकिन मेरे टीचर ने मुझे नहीं जाने दिया। तो ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं कि टीचर खुद जो हैं वो कई जगहों पर हर्डल क्रिएट कर देते हैं बच्चों की सक्सेस में। और नो डाउट हमारे बहुत जगह पे टीचर जो हैं वो स्पोर्टिव भी हैं और बच्चों को आगे लेके जा भी रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट की बेसिकली इसमें थोड़ा सा है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे, अब हमारे यहाँ देखें अब आहिस्ता आहिस्ता से रुझान कंपटीशन का आ रहा है, लोग एग्जीबिशंस की तरफ जा रहे हैं, लोग अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ पहले से चेंज की तरफ जा रही हैं, अब लोग अपने प्रोजेक्ट मॉडल एग्जीबिशन करते हैं। अब देखें इवन अब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड लोगों ने रिसेंटली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में हुआ डिस्प्ले जिसमें BS कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए।
इस तरह से अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं, लेकिन इसको मज़ीद बूस्टअप करने की ज़रूरत है, इसको स्पीडअप करने की ज़रूरत है। और हमारे चूँकि टीचर्स उस दौर में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पर वो इतना ज़्यादा फ्लरिश करने का और इतना ज़्यादा इनोवेशन का दौर नहीं रहा, तो यकीनी तौर पर उनमें वो आइडियाज़ शायद उतने ना हों जितने आज की जनरेशन जब 10 साल बाद जाके आगे वालों को, क्योंकि हमें कुछ एक्सेल करने का मौका मिलेगा तो हम आगे वालों को उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। माजी में शायद वो ट्रेंड इतना ज़्यादा नहीं था, अब लेकिन ट्रेंड आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली इसमें बेहतरी आएगी और जब यही स्टूडेंट जो आज अपना डिस्प्ले कर रहे हैं चीज़ें, वो आगे जाके अपने आने वालों को मज़ीद ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगे, मज़ीद ज़्यादा प्रोजेक्शन देंगे। क्योंकि इससे पहले माजी में हमने देखा कि इतने ज़्यादा एग्जीबिशंस नहीं हुआ करते थे, बच्चों का काम इतना ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होता था, बच्चों को इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं दी जाती थी। लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स में ये बात सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटीज़ इस तरफ जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रही हैं, हर यूनिवर्सिटी अपना बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बना रहा है, बच्चों को मौके दे रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब कहा जाता है ना कि ग्लोबल विलेज है हमारी पूरी दुनिया, तो हम दुनिया को देख रहे हैं कि दुनिया बहुत स्पीड से चल रही है और हम कहाँ पे खड़े हैं। एंड कंपैरिजन कल्चर आई थिंक यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से आपने कहा कि यूजुअली अगर कोई एक्सेल कर भी रहा हो तो हमेशा हर्डल्स क्रिएट की जाती है, ना कि एक सपोर्टिव इंकरेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। क्या आपको लगता है दैट हैज़ टू डू विद द कंपैरिजन कल्चर, बिकॉज कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर एक शख्स आगे जा भी रहा है तो आई थिंक उसको कंपैरिजन के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाता है उसके एफर्ट्स को, इस टेंशन से कि पता नहीं कल को कोई ये ना कहते हमें कि भाई तुम भी तो कर सकते थे। अच्छा, इसमें कंपैरिजन स्टार्ट हो जाता है आपका स्कूलिंग से, जब आप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, अपने कज़न से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली फ्रेंड से और सारी चीज़ें, और बच्चों पे अपनी ख्वाहिशात जो थोपते हैं। अब देखिए, बच्चा एक मशीन नहीं है, बच्चा एक जीती जागती रूह है, एक जिस्म है, और उसने अपनी मर्जी से उसको चलाना है। अब किसी के आप ज़बरदस्ती उसको कुछ बैठ के उसको 10 घंटे स्कूल में उसको कहना बैठ जाए तो वो बैठ जाएगा, लेकिन वो 10 घंटे पढ़ेगा ये गारंटी कोई नहीं। आप मजबूर किसी को कर सकते हैं कि आप एफएससी में दाखिला लो, लेकिन वो आपको अच्छा रिजल्ट दे, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक उसका अपना इनर सेल्फ उसको सेटिस्फाई, उसको वो नहीं उससे इंटरेक्ट करेगा खुद वो। अब 10 घंटे आप किताब खोल के बैठे रहें, आप एक लफ्ज़ भी ना पढ़ें, तो वो किताब आपको कोई फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा उसको पढ़ने को, आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसी तरह से हम बच्चों पे जब ज़बरदस्ती करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी ग्रो करने के बजाय डैमेज हो रही होती है। उसको हम नफ्सियाती तौर पर प्रेशराइज कर रहे होते हैं और उसके अंदर मायूसियाँ जन्म लेती हैं कि मैं तो ये करना चाहता था। हमारे यहाँ देखें, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मैं ये करना चाहता था, मैं ये नहीं कर सका। वो ये इसलिए होता है कि हमारे पास सोसाइटी का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स का एक प्रेशर होता है, जो वो इसको समझते हैं कि मैं इसके भले के लिए कर रहा हूँ। मतलब पेरेंट्स या बड़े या वो कहते हैं मैं तो इसके भले के लिए कर रहा था, ये मैं तो इसके भले के लिए इसको यहाँ पे लेके आया था, मैं तो इसके भले के लिए, इसके फ्यूचर के लिए। आप उसका फ्यूचर का बेड़ा गर्क कर रहे हो, आप फ्यूचर बना रही है, उसका भला नहीं करे। उसका भला ये है कि उसको फ्री हैंड दो, उसको रिलैक्स करो, उसको गाइड करो, उसको डिक्टेट ना करो। जब आप डिक्टेट करेंगे और कहेंगे मैं इसको गाइड कर रहा हूँ, तो ये गाइड नहीं होगी। अच्छा, एंड जहांगीर, आई थिंक हम अपने बच्चों को बहुत ही प्रोटेक्टिव तरीके से, आई थिंक ये प्यार होता है वालिदैन का, एंड मे बी शायद उनको उसको एक तरह से लिमिट करना नहीं आता शायद, और शायद ये माँ बाप ही हैं दुनिया में जिनका प्यार आपके लिए लिमिटलेस हो सकता है। आई रियली डू बिलीव दैट कि ऐसा प्यार कोई आपसे कर भी नहीं सकता। लेकिन आप एक बबल में आई थिंक प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और बच्चों को जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर होता है, आप 18 के होते हैं, आप 18 साल के होते हैं, आपको टीनेज से सिखाना शुरू कर दिया जाता है एक वर्क एथिक, किस तरह से आपने अपनी खुद की एक पहचान जो है उसको डेवलप करना है, उसको बनाना है। और यहाँ पर बच्चा इनफैक्ट शादी के बाद तक भी वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होता रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के, रियल वर्ल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए। और फिर अचानक से जी आपकी शादी होती है, या फिर आप 18 साल के होते हैं, यूनिवर्सिटी जिस पॉइंट पे भी आप घर से बाहर मूव आउट कर जाते हैं, आपको पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि दुनिया क्या है। और उस टाइम पे कुछ लोगों के लिए और कई दफ़ा कई सिचुएशंस में बहुत देर हो चुकी होती है। आप ऑलरेडी अपनी 30s में होते हैं, आप ऑलरेडी लेट 20s में होते हैं, और उस पॉइंट पे आपको वो चीज़ें फिगर आउट करनी पड़ी होती है जो मोस्ट लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले कर चुके हैं। अच्छा फातिमा, देखें, नो डाउट आप वालिदैन के प्यार पे तो कोई डाउट नहीं कर सकते ना, कोई डाउट नहीं। लेकिन मसला ये है कि कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, तो आपके कई दफ़ा नुकसानदेह भी होता है। अच्छा, वालिदैन जो है ना, वो आपके साथ जो ब्लाइंडली आपके ऊपर चीज़ें थोपते रहते हैं ना,
अब मसला ये है कि आपके वालिद वालिदैन करियर काउंसलर नहीं है, आपके वालिद वालिदैन डॉक्टर नहीं है, बाकी भी जितनी फील्ड्स ले लें, आपको वो उन हवालों से गाइड अच्छे तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से रेलेवेंट कोई बंदा कर सकता है। माजी में एग्जांपल्स देख लें कि बादशाहों के बच्चे, उनको चीज़ें सिखाने के लिए किसी उस्ताद के पास भेजा जाता था, बचपन में ही उसको चीज़ें सिखाने के लिए कई माह तक अपने से दूर भी रखा जाता था। और वही हॉस्टल लाइफ वाला ट्रेंड पूरी दुनिया में इसको अडॉप्ट किया जाता है कि बच्चे को अर्ली एजेस में आप हॉस्टल भेजें ताकि वो चीज़ें सीखे। अब देखिए, वालिदैन उसको हर चीज़ नहीं सिखा सकते, ये हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। और वालिदैन प्यार में बहुत सारी गलतियों को इग्नोर भी कर सकते हैं, जबकि जब अगर उसका कोई टीचर, उसका कोई गाइडर और उसका कोई वेल विशर होगा तो वो उसको उस पर समझाएगा, उसको डिट्रैक होने से बचाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि जनाब मेरे अलावा इसे कोई नहीं सिखा सकता, मैं सबसे बड़ा इसका टीचर हूँ। नो डाउट वो कहा जाता है कि माँ की गोद पहली दरसगाह है, लेकिन वो एक लिमिट तक होती है, आपने उसको बिल्कुल इनिशियल, लेकिन उसके बाद जब आपने दुनिया है, उसकी डिफरेंट चीज़ें हैं, उसका रहन सहन है, उसकी बाकी चीज़ें हैं, और उसमें वो सारी चीज़ें, आपकी एजुकेशन सारी है ना, वो आप घर बैठ के या पेरेंट तो नहीं दे सकते ना। वो कोई कहे कि मैं इसको मैट्रिक घर पे बैठ के करवा दूंगा, तो वो नहीं हो सकता। एंड ये एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट ख्याल है जो कि सब वालिदैन में होती है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपके ऊपर इतना रिलाय हो जाए, इतना रिलायंट हो जाए कि वो अपने फैसले कभी खुद ना कर पाए, या अपनी ज़िंदगी में कुछ खुद ना वो एस्टैब्लिश कर पाए, अकम्प्लिश कर पाए। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। उस प्यार की हद में बच्चे का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया टर्न में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। ना सिर्फ आज हमने एजुकेशन सेक्टर के बारे में बात की, बल्कि कुछ सोशल इश्यूज़ की भी बात की, सोशल कंस्ट्रक्ट्स की भी बात की, जिसकी वजह से कई दफ़ा आपका बच्चा स्ट्रगल करता है ज़िंदगी में, या एक्चुअली में जब वो पहली दफ़ा दुनिया में बाहर निकलता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होती हैं चीज़ें। इसलिए अपने बच्चे को अर्ली एज से ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि ऑल्सो सोशल अवेयरनेस भी समझाएं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी समझाएं। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको एक पॉइंट पे ज़िंदगी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती हैं, फिर चाहे वो शादी के बाद हो, कई दफ़ा यूनिवर्सिटी के टाइम हो, जॉब जब आप स्टार्ट करते हैं। बट ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को पहले अर्ली पॉइंट से उस चीज़ के लिए आदी बनाएं, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करें, ताकि जब पहली दफ़ा दुनिया में बाहर निकले तो ना सिर्फ वो इन डेंजर भी ना हो। जो बच्चे आई थिंक नाइव होते हैं, जिनको बिल्कुल एक्सपर्टीज़ नहीं होती, वो ज़्यादा बल्कि नाइव होते हैं, वो ज़्यादा ख़तरे में अपने आप को डाल सकते हैं। तो शुरू से अपने बच्चे को इंडिविजुअलिटी को इनकरेज करें, उनको अपने फैसले खुद करने दें, उनमें वो स्किल सेट पैदा करें कि वो गलत और सही में खुद फैसला कर सकते हैं, ना कि उनको हर चीज़ में आपकी डिक्टेशन की ज़रूरत पड़े कि आप बताएंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। एंड आई थिंक ये शायद प्यार ही होता है, लेकिन बैलेंस करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहांगीर, हमने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आज हमें नज़र आती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में, स्पेशली फैसलाबाद शहर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो 17 ग्रेड एंड अबव जितनी भी सीट्स इस वक्त अवेलेबल हैं टीचर्स के लिए, जो कि तकरीबन 1000 सीट्स है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर इन फिगर्स में कहीं पर भी गलती है, लेकिन ना तो इन सीट्स को फिल करने के लिए इस वक्त कोई नई हायरिंग की जा रही है और ना ही पिछले कुछ अरसे में प्रमोशंस देखने को मिले हैं। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या इसमें प्रोटोकॉल या करप्शन आ गई है, या हायरिंग करना नहीं चाह रहे इस वक्त? क्या रीजंस है इसके पीछे? अच्छा देखिए, हायरिंग ना होना और प्रमोशन ना होना, इसमें कोई करप्शन एज सच वो नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ नेग्लिजेंस है, कोताही है, नाअहली है गवर्नमेंट के इदारों की, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, डिपार्टमेंट की। देखिए, प्रमोशन के लिए आपको कोई हुकूमत नहीं रोकती कि आप प्रमोशन ना दें, ये एक क्राइटेरिया तय हो चुका है, इसमें डिपार्टमेंट ने खुद देखना है। इसका कसूरवार डिपार्टमेंट है, लेकिन नई रिक्रूटमेंट का कसूरवार जो है वो गवर्नमेंट है। नई रिक्रूटमेंट, नई अपॉइंटमेंट्स, भर्तियाँ, वो सारी गवर्नमेंट ने करना होती हैं, लेकिन प्रमोशन के क्राइटेरिया जो डिफाइन है, जो तय हो चुका है, जो कवानीन बन चुके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको फॉलो करते हुए आपने अपने तमाम स्टाफ की प्रमोशंस करना है, वो डिपार्टमेंट की नाअहली है, उसकी नेग्लिजेंस है। अब ये डाटा पिछले दिनों सामने आया, जिसमें सीनियर स्टाफ एसोसिएशन, जो कि फैसलाबाद समेत पंजाब भर के सीनियर असाजा की नुमाइंदा तंजीम है, उनकी तरफ से एक सेक्रेटरी स्कूल्स को लेटर लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि पंजाब भर में 17,300 से ज़ायद सीट्स मौजूद हैं, 17 और अबव की, जिसमें हेडमास्टर्स भी हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, प्रिंसिपल्स भी हैं। लेकिन अलमिया ये है कि इसमें 58% सीट्स वेकेंट हैं, यानी कि 50% से ज़ायद सीटें खाली हैं, जिनकी
एग्जैक्ट अमाउंट 10,000 से जायद है। यानी कि एट द मोमेंट ये एक प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की जा रही इस प्रॉब्लम। बिल्कुल, इसको इग्नोर किया जा रहा है, मुसलसल कई साल से इग्नोर किया जा रहा है। मैं पहले भी बता रहा था कि हर साल 400 से 500 टीचर रिटायर होते हैं। इस पूरे टर्नओवर में 4 साल में 2000 से ज़्यादा टीचर सिर्फ फैसलाबाद में रिटायर हुए हैं, लेकिन एक भी नया टीचर भर्ती नहीं किया गया। अब इसका बर्डन जो है वो बाकी टीचर्स पर डिवाइड हो रहा है। अब देखिए, एक स्कूल में अगर 5 टीचर रिटायर हो गए, उसको नया एक टीचर भी नहीं मिला, इसका मतलब उसके बच्चों की तादाद तो कम नहीं होगी ना। अगर उसमें 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले 10 टीचर थे, तो वहां पर 6-7 टीचर 1000 बच्चों को पढ़ाने के लिए होंगे। तो इस तरह से जो टीचर पर बर्डन है वो मजीद बढ़ रहा है। टीचर्स के पास पीरियड जो है वो, अगर वो फॉर एग्जाम्पल 6 पढ़ा रहा था, उसको 7 पढ़ाने पड़ जाएंगे। टीचर को रिलैक्स करने के बजाय, टीचर को फैसिलिटेट करने के बजाय हमने उसको ओवर बर्डन कर दिया है। उसके अलावा उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज इतनी ज़्यादा दे दी हैं। प्रिंसिपल और एक फोकल पर्सन एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ की रोज़ाना तस्वीरें 30-30 बनाकर अपलोड करेगा, नहीं करेगा तो उसको शोकाज नोटिस मिलेगा। अब देखिए, हम टीचर को पढ़ाने की बजाय उसको स्टक किया हुआ है दीगर एक्टिविटीज़ में। एंड जहांगीर, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि ये सीट्स अभी भी खाली हैं, ना तो रिक्रूटमेंट के हवाले से कोई एफर्ट्स किए जा रहे हैं और ना ही प्रमोशंस के हवाले से, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है कि बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर्स जो कि ग्रेड 17 से पहले से काम करें, उनके कुछ कंडीशंस मीट करने के बाद, कुछ साल काम करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं उस प्रमोशन के लिए। उनकी क्या सूरत हाल है? क्या वो सब इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, एक है 14 स्केल, एक है 15, एक 16। 17 से पहले ये 3 स्केल हमारे गवर्नमेंट टीचर्स मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में 16 स्केल में वो टीचर बैठे हुए हैं जो कि एलिजिबल हैं 17 स्केल में प्रमोशन के लिए। अब देखिए, 16 स्केल में जो ये खबरें हमने कई दफ़ा दी कि 30 साल से वो SST है और 16 स्केल में ही रिटायर हो गए। अब देखिए, 30 साल एक टीचर ने 16 स्केल में काम किया है, लेकिन उसको 17 स्केल नहीं मिला, उसको परमानेंट हेडमास्टर नहीं बनाया गया, लेकिन वो अपनी जॉब करके रिटायर हो गया। इसी तरह से बहुत सारी तादाद। अब देखिए, फैसलाबाद में 250 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर हेडमास्टर की सीट अवेलेबल है, वेकेंट है, लेकिन वहाँ पर किसी को प्रमोट करके रेगुलर हेडमास्टर का दर्जा नहीं दिया जा रहा। वहाँ पर 16 स्केल वाले को कहा जा रहा है कि आप ये हेडशिप चलाओ। जब 16 स्केल वाले 10 टीचर वहाँ पर मौजूद होंगे, उनमें से एक को कहा जाएगा कि आप हेड टीचर हैं, तो बाकी 9 उसकी बात को ओबे नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम स्केल में बैठे हैं सारे लोग। जब तक उसको 17 में फुल पावर्स नहीं मिलेंगी, तब तक उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उसको वो आगे नहीं उसको कंडक्ट कर सकेगा। अब देखिए, 10 लोगों में से एक को आपने कहा कि आप हेडमास्टर हैं, बाकी सारे उसके कोलीग रहे हैं, उसी स्कूल में रहे हैं, किस तरह से उसके सारे इंस्ट्रक्शन को ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे? जहांगीर, रिटायरमेंट के हवाले से भी कुछ इश्यूज इन द पास्ट आई थिंक हमने डिस्कस किए, अगर एक दफ़ा फिर उन पर डिस्कस करें और कहाँ पर इस वक्त स्टैंड करते हैं। बहुत सारे टीचर्स, पहले कहा जा रहा था कि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई भी अलाउंस नहीं दी जाएगी, क्या ये बात अभी भी स्टैंड करती है? नहीं, वो ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद लोगों को पेंशन भी मिल रही है, ग्रेजुएटी भी मिल रही है, उनको लमसम जो अमाउंट मिलता है उनका सारी सर्विस का वो भी मिल रहा है। तो वो अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि पेंशन ख़त्म हो रही है, पेंशन ख़त्म हो गई है। लोगों को पेंशन मिल रही है, लोगों के रिटायरमेंट के हवाले से ड्यूज सारे क्लियर हो रहे हैं। इनमें थोड़ा डिले हो सकता है कि अब मंथ लग जाए, 2 मंथ लग जाए, लेकिन वो चीज़ें मिल रही हैं, लोगों को पेंशन मिल रही है, पेंशन में इंक्रीमेंट भी लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो सारी, ये एक सुजेशन चली थी कि आप पर सबसे ज़्यादा बर्डन जो पेंशन का है। अब देखिए, IMF का कहा जाता है या बाकी पूरी दुनिया के प्रेशर का कहा जाता है कि वो कहते हैं कि आप एक कर्जा लेकर चलाने वाले मुल्क हैं, लेकिन आप रिटायर बंदे को भी 1-1 लाख पेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये बर्डन तो नो डाउट है, लेकिन इसको कहा जाता है कि सारी उम्र उसने सर्व किया है इस कंट्री को, तो अब उसको आफ्टर 60 हमने सर्व करना है, उसको हमने फैसिलिटेट करना है। कि हो सकता है, देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं रिटायरमेंट के बाद उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अगर उनको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी ना दे तो वो हो सकता है कि हमें फिर ओल्ड एज होम बनाने पड़ जाएं और ज़्यादा। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये, और इसका जो पैरेलल दिया जा रहा है सेटअप, उसमें ये कहा जाता है कि आप सैलरीज इतनी ज़्यादा दे दें कि जिसमें पेंशन और रिटायरमेंट की फिक्र ना रहे बंदे को। अब जो इसी तरह से यूनिवर्सिटीज़ में एक BPS स्केल चल रहा है, एक टेन्योर ट्रैक सिस्टम चल रहा है। टेन्योर ट्रैक वाले की सैलरी उससे डबल होती, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसका एज अ कॉन्ट्रैक्ट समझ लें
वो रेगुलर फैकल्टी में नहीं आएगा। उसको जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, जब तक वो टेन्योर ट्रैक सिस्टम पे है, उसको डबल सैलरी मिलती रहेगी, उससे 2 गुना सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन उसको पेंशन और उसको एंड पे कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलेगा। तो इस हवाले से ये 2 स्ट्रीम अक्सर जगहों पे शुरू कर दी गई हैं। क्या जहांगीर सैलरीज इस वक्त उस कैटेगरी में आती हैं कि घर चल सकता हो किसी भी ग्रेड की, अगर हम बात करें? अच्छा, ग्रेड्स की अगर बात करें तो इसमें घर चलाना सैलरी में ये हर ग्रेड के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि जिस ग्रेड में आप होंगे उसका आपका लिविंग स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंगली आपने मेंटेन किया होगा। उसके लिए आप जितने ज़्यादा आपके बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई जितनी ज़्यादा हो रही है, फ्यूल, अब देखिए सबसे ज़्यादा बर्डन आप पे रिसेंटली जो पड़ रहा है वो बिजली के बिल और फ्यूल का पड़ रहा है। अब फ्यूल की वजह से बिल बिजली के बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई प्लान उनको शायद नहीं कर सकी, या उनके पास कोई प्लान है ही नहीं कि हम किस तरह से मैनेज करें कि लोग इससे डिस्टर्ब ना हों। पूरी दुनिया में ये पहले था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको सस्ता करते थे, लोग अपनी व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते थे, उनके एक्सपेंस कम होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। वो नहीं होगी तो मजबूरन आप बाइक, कार, जो भी आपके पास है, आप अपनी व्हीकल यूज़ करेंगे, उसका फ्यूल वो ज़्यादा यूज़ होगा, उसका उतना ज़्यादा कंजप्शन होगी। तो सैलरी में हर चीज़ को अकोमोडेट करना मुश्किल होता जा रहा है। हैंड टू माउथ वाली जो बात होती है ना, वो भी हाथ से निकलती जा रही है। अब वो हैंड टू माउथ करना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर जहांगीर मैं आपसे एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी, एंड ये सिर्फ एक डिस्कशन है, एंड आई थिंक आप तरीके से कमेंट कर सकते होंगे, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं बचा, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम के लिए हम ये सब्जेक्ट जरूर रखेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे हम फर्स्ट हाफ में एजुकेशन सेक्टर के हवाले से, लेकिन आपको ये भी पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको एजुकेट भी करें और अवेयर भी करते रहें, और कभी भी हमारे पास अवेयरनेस से कोई बुरी चीज़ नहीं हो सकती। आई थिंक जितना हम ज़्यादा अवेयर होंगे, जितना हमें पता होगा चीज़ों को, जितना हम समझ पाएंगे चीज़ों को, उतना ही बेहतर तरीके से हम अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख सकेंगे, अपना ख्याल रख सकेंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रख सकेंगे। अगर हम पोलियो की बात करते हैं तो ये एक ऐसी बीमारी है, लाइलाज मर्ज है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को एट वन पॉइंट इन टाइम इम्पैक्ट कर चुका है। जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर हमें पोलियो के केसेस ख़त्म होते हुए नजर आते हैं, वहीं पर पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर पोलियो का ख़तरा इस वक्त मौजूद है। हमारी कोशिश होगी आज के शो में ना सिर्फ ओवरऑल अवेयरनेस के हवाले से पोलियो को लेकर बात करें, बट ऑल्सो कि किस तरह से इसको आज की सिचुएशन को नेविगेट करना है, क्या स्टेटिस्टिक्स हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और एक्चुअली में अगर हम चाहते हैं कि हम पोलियो को दुनिया से ख़त्म कर सकते हों तो क्या इक़दामात हैं, क्या स्टेप्स हैं जो हमने उठाने हैं, जो हम उठा सकते हैं, या फिर हमारी हेल्थ सेक्टर में क्या चीज़ें इंप्रूव होने की ज़रूरत है। आई थिंक इसमें हम सब का कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिर्फ हमारी गवर्नमेंट कोशिश करे, इदारे कोशिश करें, वो काफ़ी नहीं होगा। हम सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना है, और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान आज हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन करेंगे, जिनसे बातचीत करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर उमर नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह मैंने बात की कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है, लाइलाज मर्ज है, जो कि आज पाकिस्तान में नंबर्स हमें एक दफ़ा फिर ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। खतरा बढ़ गया है, जो पहले हमें केसेस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे थे, ऑलमोस्ट पोलियो इराडिकेट होने के पॉइंट पे था। इनफैक्ट अगर हम पिछले ही साल की बात करते हैं तो हमारे पास आई थिंक इफ़ हम करेक्ट 3 केसेस थे शायद पाकिस्तान के अंदर, एंड अब एक दफ़ा फिर ये खदशा है कि केसेस बढ़ सकते हैं। करंट क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, वहाँ पर स्टैंड करते हैं? मैम करंट स्टेटस में इस साल लास्ट ईयर की जैसे आपने हाईलाइट किया, हमारा जो ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है उसमें होती है ट्रैवल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो थ्रू आउट द प्रोविंस और थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट मूव कर रहा है, वो हमारे लिए ज़्यादा अलार्मिंग होती है। जैसे कि मैं आपके सामने एक हाईलाइट करना चाहूँगा, रिसेंटली एक केस आइडेंटिफाई हुआ पेशावर से, और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी फैसलाबाद की। आप सोच सकती हैं कि फैसलाबाद से पेशावर तक का जितना रीजन है हमारे लिए वो हायर स्टेक्स पे आ जाता है, हम उसको हाई रिस्क डिक्लेयर कर देते हैं। इसलिए इस में सेंसिटिविटी के जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपका इन्वायरमेंटल सैंपल है, आपका कोई पेशेंट नहीं आ रहा, लेट्स सपोज देयर आर नो पॉजिटिव पेशेंट्स थ्रू आउट द ईयर, येट द इन्वायरमेंटल सैंपल केम पॉजिटिव,
इट्स अलार्मिंग टू। अच्छा, एनवायरमेंटल जब आप कहते हैं सैंपल, जी जी, व्हाट डज दैट मीन? एनवायरमेंटल सैंपल मैम हम लेते हैं सैनिटेशन से। जो आपके सैनिटरी आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े नाले जो होते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट को, हर डिवीजन को ड्रेन करते हैं, हम उसमें से हम WHO और हमारे जितने ये स्पोर्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल, ये रैंडमली सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनको एनालाइज करते हैं। क्योंकि हम हेल्थ ओवरऑल इन द वर्ल्ड इंटरनेशनली इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम सिर्फ पेशेंट रेशो पे रिलाई नहीं करते। हम अपना एनालिसिस और अपनी वो आप क्या कहेंगे कि प्रॉबिंग इनटू द केसेस, कि अगर कोई केस नहीं भी है, आने वाला है, कहीं पे एनवायरनमेंट है जो सूटेबल है, हम उसको वक्त से पहले आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि ऑन टाइम जब आउटब्रेक हो जाए किसी भी डिजीज़ का, जब वो आउटब्रेक वाली सिचुएशन में आ जाती है, इट्स मीन उसने अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया और आपको नहीं पता कि वो साइकिल कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशनरी हेल्थ जो प्राइमरी सेकेंडरी है, इट्स बेसिकली फॉर प्रिवेंटिव सर्विसेज। प्रिवेंशन है ही बिफोर द आउटब्रेक और बिफोर द डिजीज कम टू द फोकस। उससे पहले हमने जितनी प्रिवेंशन करनी होती है, उसमें सारा हमारा प्राइमरी सेकेंडरी का सारा फोकस उसमें होता है। अच्छा, अगेन हम जब ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल फैक्टर्स की भी कुछ बात कर रहे हैं, डिफरेंट और चीज़ों की भी, लेकिन एक्चुअली में पोलियो के स्प्रेड के पीछे क्या रीजंस होते हैं, क्या वजूहत होती हैं? पहले तो मैं मतलब आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पब्लिक अवेयरनेस में हर टॉपिक में हमें साथ लेके चलते हैं। इसमें जैसे कि आपने शुरू में कहा है कि ये एक बंदे का या एक डिपार्टमेंट का या एक गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये एज ए नेशन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब पोलियो का स्प्रेड बेसिकली होता है ओरोफिकल रूट या फीको ओरल, हम इसे कहते हैं। मतलब थ्रू द इंटेस्टाइन, थ्रू द फीसिस ये डिस्चार्ज होता है, फिर ये कंटामिनेट करता है फूड को या वाटर सप्लाई को, या कोई बच्चा है उसने कोई कंटामिनेटेड चीज़ पकड़ ली है, तो ये कंटामिनेशन इसका स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन इसका स्प्रेड है। द डिजीज विच स्प्रेड थ्रू दिस क्राइटेरिया इज द मोस्ट डेंजरस वन। जैसे कि आपके पास एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कोविड की। पोलियो को साइंटिफिकली कहा जाता है जी वाइल्ड पोलियो वायरस। इसके पीछे एक पूरा सिनेरियो है कि इसको वाइल्ड क्यों कहा जाता है। व्हेन इट बिकम्स सिम्टोमेटिक, इट्स सो एग्रेसिव कि आपके लिए मैनेजमेंट के लिए तब बहुत नैरो विंडो रह जाती है। इसलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि सिर्फ पोलियो कैंपेन में एहतियात की ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉर्मल रूटीन में आप हाइजीन इम्प्रूव करें। किसी इलाके में सैनिटेशन का मसला है तो वो सैनिटेशन को रिपोर्ट करके सारे लोग मिलकर कोशिश करें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी काम ऐसा है जो 10 बंदे इकट्ठे होकर करना चाहें और वो ना हो, अनटिल अनलेस कि वो 10 लोग एक पेज पे ना हो। और ये एक ऐसी नेशनल कॉज है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल कॉज है। मतलब देखें कि वायरस हमारा यहाँ पे डिटेक्ट होता है और डर किन्हें लगा होता है, मगरिब वालों, यूरोप, अमेरिका, हर जगह अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है जी, सबका फोकस एक जगह पे हो जाता है। क्यों? अब हमारी सैनिटेशन वहाँ तक तो नहीं जा रही, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है और ये ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जिसको कैडर करने के लिए, जिसको इनकाउंटर करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है कि हम पहले ये पॉसिबिलिटी को रियलिटी में चेंज हो लेने दें और फिर हम काउंटर करें। क्यों? क्योंकि इसके जो हमारी हिस्ट्री है पोलियो वायरस के स्प्रेड की, जब से मेरा ख्याल है ये पहला डिटेक्ट हुआ है 1981 में, आई गेस 1981 में नॉर्वे में फर्स्ट केस आया था इसका, और 1988 से या 89 से WHO ने एक प्रोग्राम शुरू किया, इरेडिकेशन फॉर पोलियो कैंपेन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तब से ये सेंसिटाइज और ये सेंसिटिविटी चलती रहती है, और सेंसिटिविटी की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि आपको पता है जैसे कोविड का सिनेरियो है, कोविड अभी बड़े शॉर्ट फॉर्म के लिए आया और हमारी आम पब्लिक, जब हम बात करते हैं ना कम्युनिटी की, तो हमें बात करनी चाहिए जो लोएस्ट कैडर पे कम्युनिटी है, जो लोएस्ट लेवल पे लोग हैं, जो उनकी मेंटालिटी है बेसिक लेवल पे, उनकी बात करनी चाहिए हमें। कम्युनिटी में पढ़े लिखों की या ऊपर जो लोग वेल अवेयर है, दे मेक अ लिटिल प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी। बेसिक जो कम्युनिटी है, असल इम्पैक्ट, असल स्प्रेड
और असल प्रिकॉशन और प्रिवेंशन जब तक उस कम्युनिटी में हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे हमें कोई फ़ायदा नहीं। एंड यहाँ पर मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ कि यूजुअली जब भी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एफर्ट्स किए जाते हैं, WHO की तरफ से किए जाते हैं, आई थिंक ग्राउंड रियलिटीज़ कई दफ़ा बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली काम करती हैं बाहर और ऑफ कोर्स डील करते हैं, उनकी डिफरेंट टीम्स भी होती हैं जो कि साउथ एशिया में या एशिया के अंदर काम कर रही होती हैं, बट ग्राउंड रियलिटीज़ कई दफ़ा बहुत मुख्तलिफ होती हैं। एंड जो सोशल फैक्टर्स लोगों की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं वो उनकी नॉलेज में नहीं होती हैं। इसमें ना मैं थोड़ा सा आपकी बात को निगेट भी करूँगा और उससे ऑब्वियसली मैं इत्तेफाक भी करूँगा। निगेट मैं इस सेंस में करूँगा कि हमारी कम्युनिटी में ना एक बड़ी गलत आप कह सकते हैं कि रवायत है कि हम लोग जजमेंटल बहुत ज़्यादा है। मतलब मुझे याद है कि हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि ये अमेरिका करवा रहा है और ये इम्पोर्टेंट करने के लिए हमारी नेशन को करवा रहा है। जैसे मेरी बात काइंड हम जजमेंटल हो जाते हैं। अब ऐसे ही जब हम WHO या यूनिसेफ या कोई भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं तो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं ये कोई बैरूनी साजिश है कि हमें क्यों बार बार कतरे, अभी पिछले महीने कतरे पिलाए हैं, इस महीने क्यों। मैं सब लोगों को आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे मुल्क में हमारे लोग होते हैं, बाहर से नहीं डिप्यूट करते हैं। वो हमारे मुल्क से हमारे लोग होते हैं, ये हमारे साथ मिलकर वर्किंग करते हैं। और ऑनेस्टली बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं क्योंकि हर बंदे की लिमिटेशन है, हर डिपार्टमेंट की लिमिटेशन है और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड विदाउट इट आई थिंक ये सोशल फैक्टर्स ग्राउंड रियलिटीज़ इम्पैक्ट करती हैं किसी भी कैंपेन के सक्सेस रेट को। एंड जितना अच्छा उनको पता होगा, जितना अच्छा अवेयरनेस होगी, उतना ही चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता होगा। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात करें पोलियो के हवाले से। आप सब जानते हैं कि पोलियो को दुनिया से इराडिकेट करने के लिए और पाकिस्तान से इराडिकेट करने के लिए ना सिर्फ इसमें एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के होंगे लेकिन ऑल्सो आप लोगों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम सच में चाहते हैं कि अपने बच्चों को पोलियो से बचा के रख सकते हो तो अपने कंट्रीब्यूशन को अदा करें, जो आपकी जिम्मेदारी है उसको पूरी करें। और ऑफकोर्स हम डिफरेंट तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन मकसद आज अवेयरनेस है, अवेयरनेस जनरेट करना। और एक्चुअली में ना सिर्फ पोलियो के हवाले से बट ऑल्सो कि किस तरह से आपने अपना किरदार अदा करना है, किस तरह से आप इस मूवमेंट में अपना किरदार अदा कर सकते हैं और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आगे बढ़ते हुए ब्रेक में जाने से पहले हम डिफरेंट चीज़ों की बात कर रहे थे, बट मैं आपसे सिम्टम्स के बारे में ज़रूर पूछना चाहती हूँ। क्या सिम्टम्स हैं पोलियो के और जो आप अगर अभी टेस्ट करेंगे उसके बारे में डायग्नोज किस तरह से होता है ये भी ज़रूर बताइए। अच्छा, लाइक ऑल अदर डिजीज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को सिर्फ सोर थ्रोट, लेथार्जी, फीवर, वीकनेस और स्टमक एक, ऐसे के इश्यूज होते हैं, माइनर इश्यूज जो होते हैं जिनको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आ जाती है। ये जो फर्स्ट कैटेगरी है इसमें 1 in 100 और 2 in 200 पीपल फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाती है सेकंड कैटेगरी जो थोड़ी सी सीवियर होती है। इसमें आपको पैरालिसिस हो सकता है और स्पाइनल और ब्रेन के फंक्शनैलिटी के सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट होता है हमारा पैरालिसिस। इसका मतलब है कि जो मसल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं या जिन ब्रेन नर्व्स को इफ़ेक्ट कर रहा है वो मसल्स अपनी फंक्शनैलिटी खो देते हैं। उसकी वजह से ऑब्वियसली अगर कोई इंसान एक जगह पे पड़ा रहेगा हफ्ता 10 दिन और आप देखेंगे कि उसकी मसल वेस्टिंग शुरू हो जाती है। वो मसल वेस्टिंग फिर लाइफ टाइम डिपेंडेंसी पे रिजल्ट करती है और ये बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। लेट्स सपोज आपका आर्म मूवमेंट ठीक है, लेग्स की मूवमेंट ठीक है, आपको रिस्पायरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, आपका डायाफ्राम पैरालिसिस हो जाता है। फिर इसमें एक कहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए एक हमारे पास ऑप्शन होता है आयरन लंग।
जो कि मेरा ख्याल है कि मैंने भी पाकिस्तान में नहीं देखा और आपने भी नहीं कहीं सुना होगा। उस पर आर्टिफिशियली आप ब्रीथ करवाते हैं, जैसे हमारा रेस्पिरेटर होता है या आईसीयू में आपकी मशीन्स होती हैं, वैसे उसको कैटेगराइज किया गया या नेम दिया गया एक रैंडम के आयरन लंग उसको कहते हैं। अब इसमें आप मतलब अवाम कैसे समझे, अवाम कैसे समझे? जैसे मैंने बताया कि इतने सारे सिम्टम्स होते हैं और एक लेमैन के लिए इनको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड का मतलब होता है लंपी, लूज। एक पैरालिसिस होता है स्टिफ, लोगों के मसल स्टिफ हो जाते हैं, अगर बाजू ऐसे है तो वो ऐसे है, वो पूरा ओपन नहीं होता है। एक होता है फ्लैसिड कि वो जिधर पड़ा है वो उधर ही पड़ा है। जो फ्लैसिड पैरालिसिस होता है ना, ये अलार्मिंग होता है। इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 48 आवर्स। अगर आप चाहते हैं कि इसका बेटर आउटकम आए और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के समझे कि हमारे पास इंटरवेंशंस हैं और जो चीज़ भी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं, अगर आप तो चाहते हैं कि वो फुली इम्प्लीमेंटेड हो और उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव आए और जो रिक्वायर्ड है वो आए, तो इट शुड बी रिपोर्टेड विद इन 24 आवर्स। उसके बाद फिर हमारा प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है। एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस की बहुत सारी कॉजेज होती हैं। फिर आप इसमें देखते हैं हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, वैक्सीनेशन की हिस्ट्री क्या है, ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल है। फिर आप देखते हैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है इस बंदे की, कोई ऐसे एरिया से तो नहीं आया जिसको हमने हाई रिस्क डिक्लेयर किया हुआ है और इस बंदे की विद इन 6 मंथ्स या लास्ट ईयर में उसकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है वहाँ की। ये चीज़ें जब सारी हम कंबाइन करते हैं ना, हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है। तीसरी चीज़ हम लेते हैं जिसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं, वो कहते हैं स्टूल सैंपल, क्योंकि ये रिजाइड करता है इनसाइड द इन्फेक्टेड पर्सनस थ्रोट और मोस्टली इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन में ये रिजाइड करता है, ये वहाँ पे मल्टीप्लिकेट करता है, मल्टीप्लिकेट करके थ्रू स्टूल ये इन्वायरमेंट में आता है, फिर इन्वायरमेंट से ये सैनिटेशन में जाता है, फिर सैनिटेशन जो चीज़ को पोल्यूट करेगी, इधर दैट इज़ फूड और वाटर, जो भी वो पोल्यूट करेगी वो आगे से वेक्टर बन जाएगा उसका और वो उसको आगे स्प्रेड करने में। और आप समझ सकती हैं कि ये चीज़ें वो हैं जो हर इंसान की हर वक्त की ज़रूरत है, खुराक और पानी हर इंसान की हर वक्त की ज़रूरत है। और जब ये कंटेमिनेट हो जाएंगी तो फिर आप मतलब कैसे खुराक अवॉइड कर सकते हैं? अच्छा, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन आई थिंक आई बिगिन विद के टाइमलाइन क्या होती है फ्रॉम द टाइम पीरियड कि आपको सिम्टम्स, इनिशियल सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं किसी पेशेंट में अंटिल द पॉइंट कि इट्स इरिवर्सिबल और कि उसके बाद आपको पैरालिसिस जिस तरह से आपने मेंशन किया नजर आना शुरू होता है? मैडम, इसके ना टाइमलाइन अगर तो एक होता है पैथोलॉजिकल पीरियड किसी भी वायरस का या किसी भी बैक्टीरिया का या किसी भी, जिसमें वो बॉडी में अपना एक कोर्स पूरा करता है और वो कोर्स के बाद उसकी वो सरफेस पे आता है और उसके सिम्टम्स होते हैं। पोलियो में आप अब इतना मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना पैथोलॉजिकल पीरियड में, क्योंकि जब तक अपना साइकिल नहीं पूरा करता और ये आपकी बॉडी से डिस्चार्ज नहीं होता, ये स्टूल सैंपल में नहीं आता, तब तक आप नहीं ले सकते। दूसरी सैम्पलिंग होती है हमारी थ्रोट स्वैब, लेकिन उसकी रेशियो इतनी कम है, पॉजिटिविटी की भी रेशो और उसकी डायग्नोस्टिक लेवल की भी रेशो इतनी कम है कि हम उसको कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं। फिर पीछे रह जाता है स्टूल सैंपल। अब स्टूल सैंपल आप पूरी कम्युनिटी के लेके और उसको नहीं एग्जामिन कर सकते बिकॉज इट टेक्स टाइम। आप लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, आप सेंटर में भेजते हैं, सेंटर उसको एनालाइज करता है, WHO बैठती है, सारे इंटरनेशनल उस पर बैठते हैं, वो बैठ के उसको एनालाइज करके अच्छी तरह फिर वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि इधर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इसलिए हम लोगों को देखें, सबसे बात ये है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, बड़ी एक कॉमन सी फ्रेज है, लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जो चीज़ जितनी कॉमन होती है ना, हम उसकी इंपॉर्टेंस को उतना ही निगेट कर देते हैं। हालांकि जो चीज़ जितनी कॉमन होती है उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी प्रेवलेंस इतनी ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा कॉमन है। एहतियात क्या है जी? आप अपनी वैक्सीनेशन पूरी करें। कितना सिंपल सा काम है जी, हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, फील्ड में आते हैं, आपका दरवाज़ा खटखटाते हैं जी, आपका बच्चा है फलान डेट को पैदा हुआ है जी, उसकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास है जी, अब उसकी डेट आ गई है। फिर आपको वैक्सीनेट करके फिर वो आपको नेक्स्ट डेट भी देते हैं कि अगर इस डेट को हम आपको वैक्सीनेट ना कर पाएँ
ड्यू टू एनी इशू, तो ये हमारा फलाना सेंटर है, आप टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फिजिकली जाके कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कई सारी कंसर्न्स होती हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं होती पेरेंट्स को, कई दफ़ा दे कंसर्न अबाउट देयर किड्स हेल्थ। एंड एक मेजर कंसर्न होती है कि अगर बच्चे को बुखार हो, बच्चे को नज़ला हो, ज़ुकाम हो, जिसकी वजह से पेरेंट्स चाह रहे होते हैं कि उस सिचुएशन में और वैक्सीन उनको ना दी जाए, क्या कोई ख़तरा होता है बच्चे को? आपने मतलब मैं कहूँगा कि इस सारी डिस्कशन का जो निचोड़ है ना, ये जो पॉइंट आपने रेज़ किया है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कम्युनिटी में ये बहुत सारी ये लोगों का कंसर्न इस बारे में पाया जाता है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहूँगा, ओनली कैंसर इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी टू पोलियो वैक्सीन, नो अदर कंडीशन। किसी और कंडीशन में पोलियो वैक्सीन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओनली इफ यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, दैट इज मोस्टली इन केसेस ऑफ कैंसर, कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि वैक्सीन का काम होता है इम्यूनिटी जनरेट करना। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, कोई आपको ऐसी डिजीज़ है या आपको कैंसर है, फिर आप पोलियो वैक्सीन को अवॉइड कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, पेट दर्द और इन चीज़ों की वजह से ये मतलब मैं ऑन एयर आपको बता रहा हूँ कि मेरे से गारंटी ले लें, इस चीज़ पे कोई इशू नहीं है, इस चीज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ करने की ये रीज़न नहीं है। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे पेरेंट्स इससे भी कंसर्न होते हैं कि अगर उनका बच्चा फॉर एग्जांपल ऑलरेडी पोलियो के कतरे पी चुका है एट एन अर्लियर पॉइंट, क्या फिर भी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन ड्राइव है उसके दौरान फिर से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? देखें, वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस टू क्रिएट इम्यूनिटी। इसके अलावा अगर इसका कोई सेकंड पर्पस होता तो हम आप लोगों को जरूर कहते हैं कि आप मतलब अगर बच्चा ऑलरेडी पोलियो के कतरे पी चुका है तो क्या फिर से उसको वैक्सीनेशन? यस, एग्जैक्टली, उसको दोबारा से वैक्सीनेट किया। इन एवरी टर्न, इन एवरी कैंपेन, एवरी चिल्ड्रन शुड बी वैक्सीनेटेड। आप मुझे बताएं कि हमने एक कम्युनिटी की वैक्सीनेशन कर दी, हमने फैसलाबाद में वैक्सीनेशन कर दी, फिर भी आपका एनवायरमेंटल सैंपल आ रहा है, आपके AFP केसेस आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देयर इज स्टिल सम कैरियर और सम इन्फेक्टेड पर्सन जो एनवायरनमेंट में स्प्रेड कर रहा है इस डिजीज़ को। अब उसको कैसे हॉल्ट करें, उसको हॉल्ट कैसे करें, बजाय इसके कि आप टारगेटेड ऑपरेशन करके और इस चीज़ का इंतज़ार करें कि जब तक कोई और टारगेट नहीं आता सरफेस पे, आप उसको भी टारगेट करके वैक्सीनेशन करें। आप कोशिश करते हैं होल कम्युनिटी, अगर उस इन्फेक्टेड पर्सन ने किसी को इन्फेक्ट कर चुका है या वो वेक्टर या थ्रू इन्वायरमेंट इन्फेक्ट हो चुका है और अब वो इस कंडीशन में है कि वो मजीद वायरस शेड कर सकता है, तो आप जब होल कम्युनिटी को आप कवर करेंगे तो ऑब्वियसली वो पर्सन अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो अंदर कवर होगा। अगर कोई बंदा रह जाता है, कवर नहीं होता, तो हम 3 पोलियो कैंपेन्स तक और थ्रू आउट द ईयर हम वो बच्चे को फॉलो करते हैं और उनको हमारी लिस्ट में, हमारे डाटा में वो बच्चे शामिल होते हैं। ये क्या एज आप कहेंगे जो आप टारगेट कर रहे हैं इस कैंपेन में? हाँ जी, हम टारगेट कर रहे हैं जी पैदाइश से लेके 5 साल की उम्र तक। अच्छा, मैं अवाम को यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। साल में फॉर एग्जांपल 3 ड्राइव्स हो रही हैं जी, उन तीनों ड्राइव्स में जितने भी बच्चे किसी घर में 5 साल की उम्र तक 5 साल की उम्र तक मौजूद हैं, उनको हर दफ़ा इन 3 ड्राइव्स के अंदर वैक्सीनेट कराना, हर दफ़ा उनको वैक्सीनेशन, बिकॉज इट इंड्यूसेस इम्यूनिटी। आपकी जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतने ही आपके इन्फेक्ट होने के चांसेस कम होंगे। और देखें, मेरे भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और मैं ये बात समझता हूँ कि एक इंसान के लिए पहले बहुत चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, लेकिन जब उसकी औलाद आ जाती है ना, तो औलाद से ज़्यादा सेंसिटिव कोई चीज़ नहीं रहती आपके लिए। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि औलाद से ज़्यादा शायद ही वालिदैन को कोई और बिल्कुल प्यारा हो। एंड जब आपके अपने बच्चे होते हैं तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी को देखने का आपका पर्सपेक्टिव, आपकी प्रायोरिटीज़ तब्दील हो जाती है। इसलिए हर माँ बाप, हर वालिदैन चाहते हैं कि अपने बच्चे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखें, हर खतरे से बचा कर रखें। और स्पेशली जो बचपन की एजेस होती हैं, जिस तरह से आपने मेंशन किया 5 साल की उम्र तक, हर वालिदैन चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे को जितना हो सकता है प्रोटेक्ट करें। मतलब दुनिया का तो कोई इम्पैक्ट उन पे आने नहीं दें, उसमें असर नहीं। लेकिन यहाँ पर आई थिंक एक बैलेंस इम्पॉर्टेंट होता है
जो कि आपको क्रिएट करना पड़ता है अपने बच्चे के लिए। कई दफ़ा आपके बच्चे के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं एग्जैक्टली और आपको वो करनी पड़ती हैं, इवन तो आप Exactly. चाहते हैं कि अपने बच्चे को बस प्रोटेक्ट ही कर लें, आप कुछ भी ना उनको करना Exactly. पड़े, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीज़ें लाजमी होती हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके आने वाले फ्यूचर आने के वाले लिए, वक्त उनके के लिए। मुस्तकबिल को महफूज रखने के लिए, जी, उनको जी। बचा के रखने के लिए। बिल्कुल। क्या कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस भी हैं जो आप देखते हैं, आप ऑफ कोर्स आप इंटरैक्ट करते होंगे वालिदैन के साथ इन ड्राइव्स के थ्रू, जी, जो जी। भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो वापस आके आपको रिपोर्ट भी करते होंगे, Exactly. क्या आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे मिसकंसेप्शंस या मिसबिलीव्स मौजूद हैं जिनकी वजह से पेरेंट्स बच्चों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या कतरे नहीं पिलाने चाहते? जी बिल्कुल। अभी जो हमारा एज ए कम्युनिटी स्टेटस चल रहा है, आप उस चीज़ से बड़ी अच्छी तरह और बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी लोग बच्चे छुपा लेते हैं, छुपा देते हैं। और हम मतलब आप यकीन करें कि आई एम इन चार्ज ऑफ 48 यूनियन काउंसिल्स, और मुझे हर कैंपेन के बाद उन 48 यूनियन काउंसिल्स के एक एक बच्चे का डाटा एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सा कितनी कैंपेन से मिस है और क्यों मिस है। फिर हम उसको फॉलो अप करते हैं, फिर हम लॉ इन्फोर्समेंट को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, फिर हम उन लोगों को ज़बरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। मोस्टली क्या रीजंस होते हैं? मोस्टली रीज़न रेपिटेशन रेपुटेशन क्यों इस कि कैंपेन इतने जी बार-बार हाँ क्यों पिछले माह repeat भी किया आए जा रहा थे जी, आप इस माह भी आ गए हैं। देखें जी, हम एक तनख्वाहदार लोग हैं, हमको बिजनेसमैन नहीं है। ये पोलियो कैंपेन से हमारा बिजनेस नहीं चलता, और अगर गवर्नमेंट हमें पे दे के और ये फील्ड वर्क इतना ज़्यादा करवाती है तो वो किसके लिए? अच्छा, मैं यहाँ वो पे public एक और interest के चीज़, लिए आई है। थिंक लोगों को शायद मालूम नहीं, लेकिन जो आपके स्टाफ मेंबर्स होते हैं या जो लोग पोलियो की कैंपेन में यूजुअली हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, उनकी मोस्टली बहुत लंबी शिफ्ट्स होती हैं Exactly. एंड वो फील्ड में ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, एंड आई डोंट थिंक लोग ये रियलाइज़ करते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सर्टन एरिया में लगाई जाती है, जिसके बाद वो घर घर जाकर आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए, आपके बच्चे की सेहत के लिए, उनके सेफ महफूज मुस्तकबिल के लिए वो पूरा दिन अपना लगाते हैं, या वो उस एरिया में स्पेसिफिकली घर घर जाकर ट्रैक करते हैं हर बच्चे को जो 5 साल से कम उम्र का मौजूद हो, ताकि आपका बच्चा इसला इलाज मर से बच सकता हो। एंड आई थिंक शायद ये रियलाइजेशन नहीं होती पेरेंट्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक दफ़ा नहीं होता, ट्वाइस डेली। जो कम्युनिटी जिस वर्कर को असाइंड है वो एक विजिट नहीं करते, वो एक विजिट उनका मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में है। जब आफ्टरनून में विजिट हो जाता है उसके बाद हम उनसे रिपोर्ट कंपाइल करके लेते हैं, और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हम भी आपके पाकिस्तानी दोस्त हैं, वी आर योर फेलोज। अगर हम इतनी सरदर्द ले रहे हैं, हेडेक ले रहे हैं, इतना एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप लोग तो हर महीने सिर्फ कतरा पिलाने से थक जाते हैं, और हमने उसको कतरे को वहाँ से लेके उसको महफूज हालत में आप तक पहुँचाना है, आपको पिला के, आपकी मार्किंग करके, आपकी रिपोर्टिंग करके फिर हमने आगे जाना है। यहाँ पर मैं एक दफ़ा हमारे सब हेल्थ वर्कर्स को, आपको, आपकी पूरी Thank you, टीम को आई थिंक अप्रिशिएट करना लाजमी है, बिकॉज आप लोग इतना काम करते हैं। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली कमेंडेबल, अमेजिंग है, इतनी मेहनत करते हैं जस्ट सो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, पाकिस्तान का फ्यूचर आप महफूज कर सकते हो। बिल्कुल, यहाँ thank पर you बिल्कुल so छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक सिटी 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, डिस्कस किया हमने आज पोलियो के क्या स्टेटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, कितना ख़तरा है और किस तरह से आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, और किस तरह से आप अपने बच्चे को और आपके बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बना सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारी कोशिश होगी कि कुछ और हेल्थ के हवाले से भी बात कर लें। प्रायोरिटी बेसिस पे इस वक्त मुझे पता है कि पोलियो कैंपेन को एक दफ़ा रिवाइव किया जा रहा है, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि लास्ट ईयर तक नंबर्स बहुत कम हो गए थे। क्या आपको लगता है कि हम एक ऐसे पॉइंट पे हैं कि हम दोबारा से उन नंबर्स पे जा सकेंगे? बिल्कुल हम जा सकते हैं एज ए कम्युनिटी, अगर हम एफर्ट करें। और आपके नॉलेज में मैं लाना चाहूँगा कि फैसलाबाद, लाहौर एंड पिंडी, दीज सिटीज़ हैव डिक्लेयर्ड हाई रिस्क रिसेंटली फॉर पोलियो आउटब्रेक, फैसलाबाद इंक्लूडिंग। तो इसलिए यहाँ पे हर महीने हम सेंसिटाइजेशन, देखें हेल्थ के कामों में इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे इतने लाइन डिपार्टमेंट्स और हमारे इतने पैरेलल प्रोग्राम्स हैं कि शायद मैं आपको अभी बताना शुरू करूँ तो मैं भी भूल जाऊँ अंदर से, जो हम
मैनेज कर रहे हैं थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द ईयर. आई हैव जॉइंड दिस सीट फ्रॉम 28 मई. इट्स बीन 4 months और मैंने एक संडे भी ऑफ नहीं लिया. ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं कि इसी कम्युनिटी में मेरे बच्चे हैं, इसी कम्युनिटी में आपके बच्चे हैं. मैं अपने बच्चे बचा लूँगा, किसी और के वैक्सीनेट नहीं करूँगा तो उसके थ्रू स्प्रेड होकर मेरे बच्चों तक आएगा ही आएगा. ये एक हमारे लिए कॉमन प्रॉब्लम है. और कम्युनिटी को हम बार बार सेंसिटाइज इसलिए करते हैं कि हमारे ऑफिसर्स ऑफिशियल तक डोर स्टेप तक जाते हैं. जब कोई रिफ्यूज़ल होता है तो हमारे ऑफिशियल्स, मतलब मैं पर्सनली खुद जाता हूँ. अगर मुझे कोई लॉ इन्फोर्समेंट में की ज़रूरत पड़े तो हम असिस्टेंट कमिश्नर को लेके जाते हैं. हम कोई SHO को नहीं लेके जाते, कोई ऐसे लोगों को नहीं लेके जाते, क्योंकि वहाँ पे पर्पस होता है कन्विंस करना. जब तक आप किसी को कन्विंस नहीं करेंगे तो आप हर कैंपेन में इसी इशू को बार बार डील करेंगे और जो आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया करेगा. तो इस मामले में सेंसिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. मतलब हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं. जब तक किसी और के बच्चे का मसला या किसी और के घर का मसला हमारे घर में नहीं पैदा होता, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता. अच्छा, अब यहाँ पे आई थिंक ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है. हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज आई थिंक बहुत सेंसिटिव कंटेंट मुझे लगता है शायद हमारी ऑडियंस के लिए सही ना रहे. बट एक बच्चे की ज़िंदगी किस तरह से इम्पैक्ट होती है, फ्यूचर किस तरह से इम्पैक्ट होता है, बगैर बहुत डेप्थ में जाए. अगर खुदा न खास्ता वो पोलियो से डायग्नोस हो जाता, इट्स रिकवरी टेक्स अ होल लाइफ टाइम. कि आप सारी जिंदगी भी रिकवरी की फेज में रह सकते हैं. मेरा ख्याल है ये एक जुमला आवाम को सेंसिटाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसका कोई मुख्तस इलाज नहीं है, इसका कोई महदूद इलाज नहीं है, इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है. ये आपको एक एक्सरसाइज और एक जो भी आपको तरीका बताया जाए वो आपको सारी ज़िंदगी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. आप देखें, हमारे बच्चे होते हैं, हम सोचते हैं ये बड़ा होके ये करेगा, ये फ़लाँ स्कूल में जाएगा, ये फ़लाँ कॉलेज में जाएगा, और उसी बच्चे को आप पैदाइश के बाद से पहले चंद सालों से ही आपको, अब ये वो ख्वाब आपके क्या थे कि वो बाहर निकलेगा, नाम बनाएगा. अब आगे सिचुएशन क्या है कि वो घर में रहेगा और आपको ताहयात उसको संभालना पड़ेगा और वो आप पे डिपेंडेंट रहेगा. इस सिनेरियो में आपकी अपनी ज़िंदगी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप बच्चे के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप अपने लिए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे. इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने का क्या तरीका है? 2 कतरे पोलियो के. इतनी लंबी स्टोरी, इतना लंबे एंड थ्रू द लाइफ टाइम. एक ही तो हमारे पास ज़िंदगी है और वो पूरा सिनेरियो, पूरी मूवी को एक अच्छी हालत में, खुशगवार माहौल में और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी में गुजारने का छोटा सा कुलिया वैक्सीनेशन. और वैक्सीनेशन भी वो कि आपको घर से नहीं निकलना पड़ेगा भाई. हम आपके डोर स्टेप पे आएंगे, आपको नॉक करेंगे, आपसे इज्जत से बात करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जो भी बच्चे हैं हमें बताएं, कोई मेहमान हैं, कोई आए गए हैं, कोई कहे. इवन के इनके बच्चे जब घर नहीं होते मैडम, तो हम ये भी लिखते हैं कि वो कहाँ गए होंगे. जैसे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, अगर तो कैंपेन थ्रू आउट द 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब चल रही हो तो फिर तो हम उसे वेरीफाई भी कर सकते हैं. जब तक वो वापस नहीं आते, हमारी टीम्स उनको फॉलो अप करती हैं, इवन अ वीक और ट्वाइस वीकली आफ्टर द एंड ऑफ द कैंपेन. मतलब हम थ्रू आउट नेक्स्ट कैंपेन तक उन बच्चों का फॉलो अप लेते रहते हैं. आपका इस वक्त क्या गोल है? क्या, अगर आप देखते हैं अगले कुछ महीनों के अंदर, आपने जिस तरह से बताया आप 4 महीने हो गए आपको ये पोजीशन ज्वाइन किए हुए, एंड आई थिंक वी ऑल हैव सर्टेन गोल्स बाय अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम. बाय द 6 month मार्क आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? क्या नंबर्स रीच करना चाहेंगे? और बाय अ ईयर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? इसका ये तो मैं इसको आपको 2 तरह से जवाब देना चाहूँगा. एक प्रोफेशनली कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं. प्रोफेशनली मैं ये अचीव करना चाहता हूँ कि हमारा जितना मेन फोकस है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि हम प्रिवेंटिव सर्विसेज दे रहे हैं, और प्रिवेंटिव सर्विसेज वो हैं जो अप टू द मार्क हों, तो आप आगे बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. आप अपना पेशेंट लोड कम कर सकते हैं, आप लोगों का लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं, आप वर्किंग कैपेसिटी लोगों की इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर आप, मैं कहूँगा कि आप GDP में भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं. जितनी फंक्शनैलिटी ज़्यादा होगी
आपकी पब्लिक की कम्युनिटी में, ऑब्वियसली उतना आउटकम उस कम्युनिटी का ज़्यादा होगा। तो प्रिवेंटिव सर्विसेज जो है वो आपकी बेस को इम्प्रूव करती है नेशन की। जब उसकी बेस स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली लोग हेल्दी होंगे, हेल्दी इन माइंड एंड बॉडी, दे विल गिव देयर मैक्सिमम आउटपुट। और मेरा ख्याल है कि ये छोटी छोटी सर्विसेज जो हमें वक्ती तौर पे तो नहीं नज़र आती, हम आपको जेन्युइनली बताते हैं कि हम बहुत तंग होते हैं कि ये इंडिकेटर फिर लो हो गया, ये लेकिन उस इंडिकेटर का जब आप इम्पैक्ट देखते हैं ना कम्युनिटी में, तो आपको कोई एडमायर करे ना करे, आप खुद को ज़रूर एडमायर करते हैं कि यार मैंने ये एक पॉइंट जो इम्प्रूव किया है ना, इस एक पॉइंट से मैं अपनी पॉपुलेशन की परसेंटेज निकालूं तो इतने लोगों को फ़ायदा हुआ है। अच्छा, हमने कुछ एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हर्डल जो आपके इस एम्बिशन या इस एक्सपेक्टेशन को पूरे करने के रास्ते में जो मिसबिलीव्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं सराउंडिंग वैक्सीनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन या पोलियो के खतरों के हवाले से, उसके अलावा आपको क्या हर्डल्स अपने इस मिशन में नज़र आती है? बिल्कुल, सबसे बड़ी हर्डल तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ही है कि सेंसिटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है और ये हमारा बहुत सारा टाइम लेती है ऑब्वियसली। जैसे हम मीडिया कैंपेन्स करते हैं, हम लोकल सेमिनार्स करते हैं, हम वॉक्स करते हैं, हम उस इलाके के जो भी पर्सनल्स हैं, मतलब जो रिनाउंड पर्सनल्स हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। फिर जो पिछली कैंपेन के बच्चे रह गए हैं उनके पेरेंट्स से हम पर्सनली मीटिंग करते हैं कि क्या वजह थी, आपके बच्चे वापस आ गए हैं, इस कैंपेन में कवर करेंगे, ये सारा कुछ। ये तो होगी ना एक कम्युनिटी बेस्ड हर्डल्स। दूसरी हर्डल हमारे लिए आती है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे HR इश्यूज हर डिपार्टमेंट के हैं, इवन पुलिस डिपार्टमेंट जिसकी आप कहेंगे कि बहुत बड़ी नफरी है, हेल्थ डिपार्टमेंट जिसकी बहुत बड़ी नफरी है, लेकिन बताना चाहेंगे किस तरह के HR इश्यूज? स्टिल मैडम, जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है और जैसे हमारी अर्बनाइजेशन इंक्रीज कर रही है, उसके साथ कॉप अप करना बड़ा मुश्किल है। और आपके पास नंबर्स कम पड़, उसके साथ अपडेटेड रहना बड़ा मुश्किल है। और ये कम्युनिटी को समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो एक स्टाफ आपको कतरे पिलाने आता है ना, उस स्टाफ के ज़िम्मे 10 काम है। उस स्टाफ के ज़िम्मे 10 काम है जो उसने सेम डे में करना है। आपको पोलियो नज़र आ रहा है, हमारे लिए पोलियो सिग्निफिकेंट है, हम भी पोलियो को देख रहे हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में उसके पैरेलल प्रोग्राम जो उसकी ड्यूटीज़ में डिफाइंड है ऑलरेडी, वो भी उसने कवर करने हैं। और एक बंदा हेल्थ में 10-10 काम कर रहा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए एक ही हर्डल है कि एप्रिसिएशन चाहिए, हमें एडमिरेशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। एग्जैक्टली, वी आर ओवरबर्डन। और ये मैं हर डिपार्टमेंट ओवरबर्डन। मैं सिर्फ हेल्थ के बाकी हेल्थ को इग्नोर किया जा रहा है। हेल्थ पे बहुत फोकस है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, हमारी डिमांड्स को बड़ी अच्छी तरह हाईलाइट करके प्रेजेंट किया जाता है और उनको काउंटर किया जाता है। अगर एक लाइन में हमारी ऑडियंस को कुछ कहना चाहिए? एक लाइन में मैं ऑडियंस को ये कहूँगा कि किसी भी गलत अफवाह को सुनते हुए, उसको दिमाग में बिठाते हुए ये ज़रूर सोचिएगा कि आपके एक बंदे के रोल से अगर वो नेगेटिव हो गया, अगर वो गलत हो गया, तो उसमें कम्युनिटी में कितने सारे लोग इफ़ेक्ट होंगे आपकी उस गलत बात को अपने दिल में या ज़हन में बिठा के, और वो इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो ज़िंदगी है, आप जो भी अमल करते हैं इसका रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इधर से करके गुजर जाऊंगा और आगे जाके कुछ नहीं होगा। रिस्पॉन्स ज़रूर होगा। आपकी अगली नस्ल देखे, उससे अगली नस्ल देखे, उससे अगली नस्ल देखे, आपको उसका फीडबैक लाइफ देगी, नेचर देगी, हम नहीं देंगे, वो नेचर देगी। तो उस कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करें और हमारे साथ कोऑपरेट करें, और हम आपकी बेहतरी के लिए और आपकी सेहत की बेहतरी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।